वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल दोस्तों। तो कैसे हैं आप दोस्तों। मेरा नाम सुमित रावत है और मैं सेकंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ जीएमसी रतलाम से। तो दोस्तों जैसे कि अपनी जो हीमोलाइटिक एनीमिया पे अपनी स्टार्ट करा था अपन ने, जो एक टॉपिक है दैट इज़ अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जो कि अपना थोड़ा छूट गया था। तो अपन ने उसका एक ओवरव्यू अपन ने उस वीडियो में, अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में जाना, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहाँ जाकर एक बार उसको देखिए, उसके बाद ही सेकंड वीडियो उसको देखिए, तभी आपको उसका समझ में आएगा। क्योंकि मैंने उसमें क्लासिफिकेशन, उसके टाइप्स और उसका मैंने जो उसके फर्दर क्लिनिकल फीचर हैं और कैसे डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसी का, जिसकी वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है, तो वो सब कुछ मैंने उसमें बताया उस वाली वीडियो में। तो आप जाकर बिल्कुल देख सकते हैं उस पर। ठीक है दोस्तों, आज जो अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज़ क्लासिफिकेशन। अपन ने दो तरह का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जनरली एक्वायर्ड और हेरिडिटरी। जिसमें आज के वीडियो में अपन जनरली एक्वायर्ड जो उसका हीमोलाइटिक एनीमिया वो वाला पोर्शन अपन कवर करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें अपन हेरिडिटरी वाला पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन दोस्तों बिना टाइम वेस्ट कर अपन स्टार्ट करते हैं आज का एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, तो एक्वायर्ड में अपने जनरली सबसे पहला जो आता है दैट इज़ ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, AIHA जनरली बोलते हैं अपन इसको। बाकी शॉर्ट फॉर्म में याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा नाम याद रखिए, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। इसमें है क्या, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया इज कॉज्ड बाय द ऑटो एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट द रेड सेल ऑफ एंटीजन। कहने का मतलब क्या है, जो आरबीसी है उस पर आकर कोई एंटीबॉडी लग गई, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड आरबीसी का जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, अपना ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है। अब वो हो कैसा रहा है, तो एक एक करके वो अपन थोड़ा देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। मान के चलिए आपके एंडोथीलियम है, जैसे कि मैंने बनाया है एंडोथीलियम, इसके एंडोथीलियल सेल्स है। ठीक है दोस्तों, ये आरबीसी अपना, आरबीसी पे अपनी एक तरह से दो एंटीबॉडी जाकर लगी हुई हैं। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया के लिए। एक 37 डिग्री सेल्सियस पे, एक 4 डिग्री सेल्सियस पे बाइंड हुई आरबीसी के साथ। जो 30 डिग्री 7 सेल्सियस पे दैट इज़ कॉल्ड वार्म एंटीबॉडी, और जो 4 डिग्री सेल्सियस पे दैट इज़ कोल्ड एंटीबॉडी। अब टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ के बेस पर ही अपन ने इसको ऑटो इम्यून जो अपन ने कॉजेज करें उस तरह से उसके फीचर्स वेरी करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके अपन देख लेते हैं, जैसे वार्म एंटीबॉडी और कोल्ड एंटीबॉडी। कोल्ड एंटीबॉडी में फर्दर दो चीज़ें पढ़ेंगे, कोल्ड एग्लूटिनिन डिसीज और पैरोक्सिमल कोल्ड हीमोग्लोबिनुरिया। ठीक है, PCH जिसको बोलते हैं। तो वार्म एंटीबॉडी का जैसे आपको टेम्परेचर जिस पे वो रिएक्ट कर रही है आरबीसी के साथ दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, और कोल्ड का 4 डिग्री सेल्सियस। भाई PCH का भी वो सेम ही रहेगा दोनों का। एंटीबॉडी यहाँ पर अब अपन को पता तो है कि वार्म एंड कोल्ड एंटीबॉडी कौन सी है, तो दैट इज वार्म एंटीबॉडी में अपनी IgG आएगा, और यहाँ पर अपना जो कोल्ड एग्लूटिनेट डिसीज है उसमें IgM, और जो पैरोक्सिमल कोल्ड हीमोग्लोबिनुरिया उसमें IgG, जिसके ऑल्सो नोन एज डोनाथ लैंड स्टीनर एंटीबॉडी। याद करें, इसके नाम से भी आपको पूछ लिया जाएगा कभी कभी, तो याद रखें, डोनाथ लैंड स्टीनर एंटीबॉडी भी बोलते हैं IgG को। ठीक है, इन द केस ऑफ PCH। हीमोलाइसिस एक्स्ट्रावेस्कुलर वार्म एंटीबॉडी इसमें हो रही है, एक्स्ट्रावेस्कुलर इसमें, लेकिन अपन PCH में देखेंगे दैट इज इंट्रावेस्कुलर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी आप जब इसको बताएंगे वार्म एंटीबॉडी एंड कोल्ड एंटीबॉडी इन द ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, तो आपके दोनों के बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों एक एक करके देख लेते हैं। वार्म एंटीबॉडी जो कि मतलब अप्रोक्स 50% जो कवर करती है ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया को। तो मान के चलिए ये अपनी फिर से ब्लड वेसल है, उस पर आरबीसी देखिए बहुत सारी वार्म एंटीबॉडी आकर बाइंड हो गई हैं एट द 37 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, अपन को पता है एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलाइसिस होती है। अब जी का ब्लड वेसल से क्या है, जो ब्लड वेसल इससे क्या है बाहर आएंगी, और बाहर जाकर कहाँ पर, किसी पेरिफेरल सिस्टमिक ऑर्गन के पास जाएंगी, दैट इज स्प्लीन के पास कहीं मान के चलिए, वहाँ पर उसका क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन हो गया आरबीसी का, और मैक्रोफेज उसको लेकर उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो एक चीज़ हो रही है वार्म एंटीबॉडी में, वार्म एंटीबॉडी की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक तरह से इसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसी का। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब कॉजेज क्या क्या है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के, तो SLE मोस्ट कॉमन, जो कि सिस्टमिक लूपस एराइथ्रोमेटस, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो सकता है, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया आपको देखने को मिलेगा, हॉजकिंस डिसीज भी है, नॉन हॉजकिंस भी है, मल्टीपल मायलोमा भी है। दिस आर द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच इज कॉज बाय द वार्म एंटीबॉडी हीमोलिटिक ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बात करूँ कोल्ड एंटीबॉडी की, ये भी मोर मतलब 50-30% कवर करती है, क्योंकि इसका दूसरा जो PCH है वो बचा कुचा पार्ट वो कवर करता है। तो कोल्ड एंटीबॉडी जो अपन बोलते हैं कोल्ड एग्लूटिनेटेड डिसीज, दैट इज, इसमें क्या होगा, अपन ने देखा था इसमें IgM एंटीबॉडी इन्वॉल्व थी, ऊपर भी अपन वार्म एंटीबॉडी में जो एंटीबॉडी करी है दैट इज IgG। ठीक है दोस्तों, इसमें IgM अपनी इन्वॉल्व थी। IgM बॉडी डायरेक्टेड अगेंस्ट कौन सा एंटीजन आरबीसी पे, I एंटीजन ऑफ आरबीसी, I ध्यान रखें। ठीक है, बाइंड टू द I एंटीजन ऑफ आरबीसी एट 4 डिग्री सेल्सियस, तभी इसका नाम कोल्ड है।
फिक्स कॉम्प्लीमेंट ऑन आरबीसी मतलब ट्रांजिएंट रिएक्शन होता है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट अपन पढ़ते हैं, सेल कॉम्प्लीमेंट दैट इज C3b, ठीक है। तो C3b एक्ट एज ए ऑप्शनल जो कि प्रोटीन है एक फैगोसाइटोसिस ऑफ आरबीसी लिवर स्प्लीन में होगा और उसकी वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलाइसिस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपना कोल्ड एग्लूटिनेट डिसीज जो कि अपने IgM के थ्रू हो रही है, ठीक है, जिसमें अपना आई एंटीजन याद रखें, ठीक है भाई। PCH की बात करूँ, पैरोक्सिमल क्या था अपना, पैरोक्सिमल कोल्ड हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन। इसमें क्या है, IgG, उसमें IgM तो IgG जिसको अपन डोनाथ लैंडस्टीनर एंटीबॉडी बोले, डायरेक्ट अगेंस्ट द P एंटीजन ऑफ आरबीसी, वहाँ ऊपर I था, यहाँ पर P है, ठीक है। अभी क्या करेगी, P के साथ बाइंड करेगी आरबीसी 4 डिग्री सेल्सियस पर आरबीसी एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट, कौन सा, मेम्ब्रेन अटैच कॉम्प्लेक्स फॉर्म, MAC यहाँ पर एक फॉर्म होता है, वही कॉम्प्लीमेंट अपना C3b आएगा जनरली। डिस्ट्रॉय डेड सेल्स डायरेक्टली इन ब्लड सेल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होगा। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि इकलौता ऐसा जिसमें इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस हो रही है, ठीक है। अब इसके भी कुछ कॉजेज हैं, बहुत CAD एंड PCH के कॉमन कॉजेज हैं, जैसे सिफेलिस हो गया, माइकोप्लाज्मा है, मम्स, मीजल्स, फ्लू सिंड्रोम है। इसके अलावा इन्फेक्शंस भी होते हैं। अब इन्फेक्शन किसके थ्रू होंगे, HIV के थ्रू, साइटोमेगालो वायरस, एप्स्टीन बार वायरस और माइकोप्लाज्मा निमोनिया। तो आपको कॉजेज भी याद रखने के इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, कभी CAD के क्या क्या कॉजेज हैं, PCH के क्या क्या कॉजेज हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है भाई। उस अपन ने वॉम एंटीबॉडी इसमें अपन पढ़ा है, तो उसके क्या क्या कॉजेज हैं, ठीक है दोस्तों। आगे अपन देखें इसकी लैब डायग्नोसिस देखते हैं। तो लैब डायग्नोसिस में अपन को पता है कि इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस एज वेल एज एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस दोनों आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी पे प्रोमिनेंट स्पेरोसाइटोसिस इन द पेरिफेरल ब्लड फिल्म, कहने का मतलब क्या है, जो अपना एक तरह स्पेरोसाइट्स सेल्स रहते हैं वो अपने इसमें देखने को मिलते हैं मॉर्फोलॉजी में। एक जो स्पेशल टेस्ट रहता है डेट इज ऑफ कोम्स टेस्ट बोलते हैं, जो कि एंटीग्लोबुलिन रहता है। तो पॉजिटिव डायरेक्टली किसके लिए आएगा, वॉम एंटीबॉडी के लिए, और रेड सेल जो कि 37 डिग्री सेल्सियस पर डिटेक्ट हो रही थी। पॉजिटिव इनडायरेक्ट कूम टेस्ट की बात करें तो एट 37 में इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वॉम एंटीबॉडी इन द सीरम। तो कभी कभी मान के चलिए एक डायरेक्ट कूम टेस्ट पॉजिटिव, इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट में अपने जनरली फॉर प्रेजेंस ऑफ वॉम एंटीबॉडी, ठीक है। अगर सीरम में प्रेजेंट एट हाई लेवल ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वॉम एंटीबॉडी तो आपको इनडायरेक्ट मिलेगा, ठीक है। मान के चलिए कोई केस है, पेशेंट केम विथ हीमोग्लोबिन जिसका 5 से कम है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले उसका ब्लड सैंपल लेंगे, उसका PBS मतलब पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाएंगे, जहाँ पर बहुत सारे आपको मल्टीपल स्पेरोसाइट्स देखने को मिलेंगे, और उसके ऊपर अपन कूम टेस्ट पॉजिटिव मतलब कूम टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर एक्वायर्ड है तो एंटीबॉडी मतलब प्रेजेंट है तो पॉजिटिव रहेगा, अगर नहीं है तो हेरेडिटरी स्पेरोसाइट मतलब नेगेटिव रहेगा। तो प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी और एब्सेंस जो अपन उसके बेसिस पर अपन बता सकते हैं कि एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया या फिर हेरेडिटरी हीमोलाइटिक एनीमिया टाइप्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड जो अपना है दैट इज माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया, MAH, ठीक है। कैसे, कॉज्ड बाय एबनॉर्मलिटीज इन द माइक्रोवेस्कुलेचर इन द सेंस अपना मान के चलिए कोई ब्लड वेसल में ऐसा, तो इट या फिर कुछ सर्कुलेशन में कोई दिक्कत है, ठीक है। तो इट इज़ ड्यू टू द मैकेनिकल ट्रॉमा टू द रेड सेल इन द सर्कुलेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लड सर्कुलेशन में कोई दिक्कत है, ठीक है दोस्तों। बाकी मैंने माइस्कोवेस को अपन आगे पढ़ेंगे, TTP HUS अपन पढ़ते हैं, जो अपना प्लेटलेट डिसऑर्डर है, तो उसमें ऐसा इसलिए लिख दिया, यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इम्यूनो हीमोलाइटिक एनीमिया जो कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया, ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया या H, तो उसका क्लासिफिकेशन वॉम एंटीबॉडी है, कोल्ड एग्लूटिनेट टाइप है और कोल्ड हीमोलाइसिन टाइप है, IgG एंटीबॉडी अब एक्टिव ब्लो, IgM एंटी एक्टिव ब्लो, IgM अब 37। तो यहाँ पर देखते हैं इसके कुछ क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी इडियोपैथिक, सेकेंडरी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, एक्यूट माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन मोनोक्यूलर, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर। बाकी जो कोल्ड वाला दैट इज अकर मेनली इन द चिल्ड्रन। तो आप एक तरह से फर्दर टाइप लिख सकते हैं। बाकी मैंने आपको एक इंडिविजुअल बारे में भी इसके थोड़ा बता दिया, पैथोजेनेसिस के लेवल पर भी, ठीक है दोस्तों। ये अपना जो अभी अपनी माइक्रोएंजियोपैथिक अभी बात कर रहे हैं उसको अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया की पैथोजेनेसिस, ठीक है, जो ये कॉज हो रही है ड्यू टू माइक्रोवेस्कुलेचर और द ब्लड सर्कुलेशन में। तो नैरोइंग और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल ऑब्वियस बात है, जिसकी वजह से माइक्रोथ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रहा है। व्हेन आरबीसी ट्रेवल थ्रू दिस डैमेज सेल्स, अब इतनी जगह ही नहीं है कि वो ट्रेवल कर पाएँ एक ब्लड वेसल, जिसकी वजह से क्या जो इसके सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करेंगे वो। दे आर द फ्रेगमेंटेड सिस्टोसाइट्स, यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं अपने सिस्टोसाइट्स फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे जो आरबीसी टुकड़े में ऐसे सिस्टोसाइट देखने को शेप होता है इनका, जिसकी वजह से क्या होता है इंट्रावेस्कुलर क्यों है, क्योंकि ब्लड वेसल में हो रही है, ये भी आपको पता अच्छे से, ठीक है। कॉजेज क्या है एटियोलॉजी, तो प्रोस्थेटिक कार्डिक वॉल्व, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, जो कि मोस्ट कॉमन है, यहाँ पे याद करें DIC इज द मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया। बाकी स्क्लेरोडर्मा भी है,
ठीक है। लेफ्ट फाइंडिंग्स में इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस ऑब्वियस सी बात है, तो आपको सारे हीमोग्लोबिनेमिया, मेथैलोग्लोमोनेमिया, हीमोग्लोबिनूरिया, हीमोसाइड्रिनूरिया, जितने भी अपने टाइप्स इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस में अपने जो भी केसेस पढ़े हैं वो सबके सब आपको देखने को मिलेंगे। मोरोफ्लोजी में आपको फ्रेगमेंटेड आरबीसी मिल सकते हैं जिसको अपन सिस्टोसाइट्स बोल रहे हैं, कुछ बुर्स सेल्स मिल सकते हैं, हेलमेट सेल्स और ट्रायंगुलर सेल्स, वो शेप्स के बेसिस पर अपन को देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको मैं बताऊँ, ये देखिए जरा एक बार अच्छे से, जैसे मान के चलिए ये तो आपके क्या हो गए, आपके सिस्टोसाइट्स हो गए, सिस्टोसाइट्स अपन जनरली देखने को मिलते हैं। वही मैं आपको दोस्तों और आगे एक बार और अच्छे से दिखाऊँ, जैसे कि 1 मिनट एक बार मैं आपको सारी लेवलिंग बता देता हूँ, शायद इसमें लेवल होगी, हाँ ठीक है। तो आपकी सिस्टोसाइट है, बाकी ये आपका हेलमेट जैसा दिख रहा है, तो दी जाता है हेलमेट सेल्स हो गए अपने, ठीक है, ये अपने बर्थ सेल्स हो गए। तो आपको ये इसके इसमें अपन ने मैंने आपको इसमें वो भी कर दिया, एक ट्रायंगल सेल हो गए। तो आपके एक तरह से इसका स्मेयर जो हिस्टोलॉजी वाला पार्ट है वो ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पेरीफ्लोइड स्मेयर, हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, सेवरल फ्रेगमेंटेड रेड सेल, ठीक है। तो आप क्या दें, सिस्टोसाइड भी, हेलमेट सेल भी, बर्थ सेल भी, ट्रायंगल सेल है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको किस में अपने जनरली देखने को मिलते हैं, दैट्स मॉर्फोलॉजी में। नेक्स्ट मैं बात करूं, दैट इज ऑफ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पैरोक्सिमल नॉक्ट्यूरनल हीमोग्लोबिनूरिया, पीएनएच जिसको बोलते हैं। अब पैरोक्सिमल का मतलब सीधा से मतलब अटैक ऑफ अनेमिया, अनेमिया का पैरोक्सिमल मतलब अटैक ऑफ अनेमिया होने वाला है या फिर हो रहा है। नॉक्ट्यूरनल रात में होता है भाई, और हीमोग्लोबिनूरिया हीमोग्लोबिन यूरिन में, तो उसके नाम में ही उसका काम छुपा है एक तरह से मान के, उसकी डेफिनेशन है। तो पीएनएच इज द ओनली हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज्ड बाय द एक्वायर्ड इंटरेस्टिंग डिफेक्ट इन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी है, उसमें उसका एक्वायर्ड डिफेक्ट है, उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो पीएनएच रिजल्ट फ्रॉम एक्वायर्ड म्यूटेशन दैट इनवर्ट द सिंथेसिस ऑफ किसका, जीपीआई, याद करना है आपको, ग्लाइकोसिल फॉस्फोटाइडल इनोसिटोल। इसकी सिंथेसिस क्या होती है, जो कि एजेंशियल रहता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन्स, प्रोटीन्स जो अपने बनते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है जीपीआई। अब इसी का सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो इसकी वजह से पीएनएच हो रहा है, तो ठीक है। इसकी अपन पैथोजेनेसिस आपको मैं बताऊं तो और अच्छी समझ में आएगा वो कैसा रहा है क्या। तो जैसे मैं आपको बात करूं, माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल लीनेज, मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट जो भी हैं उनका म्यूटेशन हुआ, मतलब फॉस्फोटाइडल ग्लाइकन जीन है उसमें म्यूटेशन हुआ, तो सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोसिल फॉस्फोटाइडल इनोसिटोल डज नॉट अकर। तो जीपीआई की सिंथेसिस ही नहीं हुई अगर पीआईजी में म्यूटेशन हुआ तो, ठीक है। म्यूटेशन अगर इसमें हुआ तो इसकी सिंथेसिस ही नहीं हुई। तो डेफिशिएंसी ऑफ जीपीआई रिजल्ट इन द एब्सेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन, मतलब कोई भी मार्कर जो कि प्रोटीन के रिस्पॉन्सिबल है, आइदर C55 या फिर CD59, कुछ भी नहीं इसमें फॉर्मेशन होगा, तो जिसकी वजह से ब्लड सेल बिकम अनयूजुअली सेंसिटिव टू कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस। अब कुछ फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, अब अगर मान के चलो ब्लड सेल एक्टिवेट हुए तो कुछ उनका सेंस ही नहीं रहेगा, कोई कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो अपन इसमें मेनली आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, जीपीआई की सिंथेसिस नहीं हो रही है ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ पीआईजीए, ठीक है। तो ये तो अपना इसमें भी आपको इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस मिल रही है, तो आपकी इसमें जनरली जो इसके कॉजेज रहेंगे इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस के, वो फर्दर आप सारे लिख दो, हीमोसाइडिनूरिया लिख दो, हीमोग्लोबिनेमिया लिख दो, मेथैलोग्लोबिनेमिया लिख देना, सब कुछ लिख देना। टू प्रोटेक्टिव प्रोटीन कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन, जो कि मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। अपन ने देखा कि प्रोटीन नहीं बढ़ रहा है तो इसमें क्या रह रहा है, डिके एसिलेटिव फैक्टर रहता है एक तो DHF और CD55, अ मेम्ब्रेन इन्वेटर ऑफ रिएक्टिव लाइसिस एक CD59, जैसे अपन ने दोनों पढ़े। तो दो प्रोटेक्टिव प्रोटीन है जो कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं अपने जनरली, जो कि लाइसिस से बचाने के लिए, और एक रहता है CD8 बाइंडिंग प्रोटीन। कहने का क्या मतलब है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर GPI है अपना जो जीन है, ठीक है, इसके ऊपर अपने CD59 भी है, CD55 भी है, जो कि एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स है। दीज आर द प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स, एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव प्रोटीन, ठीक है दोस्तों। बाकी इन केस ऑफ पीएनएच आरबीसी देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव प्रोटीन और जीपीआई ओवर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अगर मैं मान के चलिए दो प्रोटेक्टिव प्रोटीन आपके कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी पर शीट पे, लेकिन अब दिक्कत क्या है, यहाँ पर CD59 और CD59 बन ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अपना आरबीसी का क्या हो रहा है, लाइसिस हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, और जीपीआई ओवर सेल मेम्ब्रेन, तो एंकरिंग प्रोटीन ए भी जीपीआई भी नहीं है, और अपना CD59 CD, इसकी वजह से क्या हो रहा है, अपना इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस हो रही है। कहने का क्या मतलब है, दो प्रोटेक्टिव प्रोटीन थे, दीज आर CD59 जी, अब इनकी डेफिशिएंसी हो गई है, जो कि मेनली प्रोटेक्ट कर रहे थे अपन को, कनेक्ट कर रहेंगे जो कि इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस से, लेकिन इनकी डेफिशिएंसी है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अपना
इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस हो रहा है, दैट इज़ PNH RBC। अब जनरली ये होता कब है, जनरली ये आपको नाइट के टाइम में देखने को मिलता है, इसी वजह से इसको नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया देखने को मिलेगा। अब लेफ्ट हैंड इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस, तो आप वो फर्दर जो भी मैंने आपको बताया चारों के चारों लिख सकते हैं इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस के, ठीक है। इन हीमोलाइसिस पैरोक्सिमल और नॉक्टर्नल, पैरोक्सिमल इंटरमिटेंट अटैक्स मतलब लगातार नहीं हो रहे, रुक रुक हो रहे हैं, कभी एक ऐसे अल्टरनेट अकर्स इन द नाइट। ऑब्वियसली बात है, अब नाइट में क्यों है ये, इसका रीज़न भी मैंने लिख रखा है। बिकॉज जब आप सोते हैं तो उसका pH ऑफ ब्लड गेट स्लाइटली रिड्यूस, मतलब एसिडिक हो जाता है pH ब्लड का, जिसकी वजह से लीड टू द एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो फिर इसका लाइसेस जो कि देखने को मिलती है, तो इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस, जिसकी वजह से पेनसाइटोपिनिया, जिसकी वजह से एनीमिया भी होगा, ल्यूकोपिनिया भी होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सबका लेवल प्लेटलेट्स भी कम हो जाएंगे, WBC कम हो जाएंगे और RBC भी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो पेनसाइटोपिनिया अपन को देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो अपना ट्राइड ऑफ PNH अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे जनरली, तो इसमें आपको तीनों चीज़ें, हीमोलाइसिस क्योंकि इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस RBC का नंबर कम है, पेनसाइटोपिनिया ऑल 3 RBC, प्लेटलेट, WBC सबका लेवल कम हो गया, भाई थ्रोम्बोसिस क्योंकि प्लेटलेट्स भी कम है, ठीक है दोस्तों। बाकी कन्फर्मेटरी टेस्ट इसका हेम टेस्ट रहता है और सुक्रोज लाइसिस टेस्ट रहता है, जो कि जस्ट सीरम अपन देखते हैं उसके लेवल अपन कर सकते हैं, बाकी डिटेल में आपको पढ़ना ही है, बस आपको इसके नाम याद रखने हैं। हाँ, डायग्नोस्टिक टेस्ट एक याद रखते हैं, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन, जिसको अपन बोलते हैं फ्लो साइटोमेट्री, साइटोमेट्री इज द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो प्रोवाइड अ सेंसिटिव मीन्स फॉर डिटेक्टिंग रेड सेल दैट आर डेफिशिएंट इन GPI लिंक्ड प्रोटीन आइदर CD59 और CD55, ठीक है। तो इसकी डेफिशिएंसी अपन इससे पता कर सकते हैं। बायोमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड सेल इज द हॉलमार्क, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, ये आपका CD59 है, CD55 है, ठीक है, इनका लेवल है। अब देखिए RBC आपको इस लेवल एक ऐसा ही आपको ग्राफ देखने को मिलता है, उस पर RBC का ये एक्यूमुलेशन है, यहाँ पर भी RBC का एक्यूमुलेशन है। तो RBC देखिए यहाँ पर पॉजिटिव, बायो मॉडल मतलब कुछ यहाँ पर ही मिल रहे हैं, कुछ यहाँ पर ही मिल रहे हैं इन केस ऑफ PNH। तो यहाँ से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई फ्लो साइटोमेट्री में आपको देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो PNH कैन लीड टू द AML और एप्लास्टिक एनीमिया, ऑब्वियसली बात है, इसके थ्रू PNH अगर हो गया किसी को, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया, हेमोलाइटिक एनीमिया, तो ये प्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है, और कॉज्ड बाय एन एक्वायर्ड डिफेक्ट इन द सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि अपन को पता है PNH होता है कैसे, एक्वायर्ड डिफेक्ट हो रहा है क्योंकि प्रोटीन जिसकी डेफिशिएंसी आ रही है, जो अपने प्रोटेक्टिव प्रोटीन है उनकी, ठीक है दोस्तों। तो एक बार आप फ्लो साइटोमेट्री एक बार अच्छे से बुक से भी पढ़िए, तो वहाँ पे आपको और अच्छे समझ में आएगा। बाकी मैंने आपको कितना लिखना है वो अपन को मैंने अपने आपको बता दिया, दैट इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्लो साइटोमेट्री। आप इसमें बायोमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ RBC याद रखें, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन अपन को दोनों में आपको देखने को मिलता है, CD59 में, CD55 में भी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो रहा अपना, जैसे कि आपको हाँ मैंने इस पर भी दे रखा है, ये देखिए CD59, CD55, CD55, CD59। तो ये देखिए ए वाला जो रीजन है इसमें देखिए एक्यूमुलेशन है, और यहाँ पर भी अपना यानी जो अपना बोलते हैं फ्लो साइटोग्राम ब्लड फ्रॉम नॉर्मल इंडिविजुअल शो द रेड सेल एक्सप्रेस टू फोस्फेटाइडल ग्लाइकन PIG लिंक्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पर CD55 ने CD59 जी दिया मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। अभी फ्लो साइटोग्राम ब्लड फ्रॉम अ पेशेंट विद PNH सो पॉपुलेशन रेड सेल दैट इज डेफिशिएंट बोथ DF5 एंड D। अब क्या यहाँ पर क्या कहने का मतलब क्या दे दी गई, कम हो गई, अब यहाँ पर ना तो यहाँ पर है यहाँ पर नहीं, तो डेफिशिएंसी क्या आ रही है अपनी दोनों की दोनों में, टिपिकल PNH में, ठीक है। सेकंड पॉपुलेशन CD50 रेड सेल दैट इज ड्राइव फ्रॉम रेजिडुअल नॉर्मल हेमाटोपोइएटिक स्टेम इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं, अपन को इन दोनों की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। दीज आर द नॉर्मल, ये अपना नॉर्मल है, यहाँ पर RBC का देखो लाइसिस हो गई, ठीक है। PNH की वजह से इसका क्या होगी, इनकी डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। तो अपन सीधी बात है, फ्लो साइटोमेट्री में अपन क्या करते हैं, जनरली आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप CD5 कोई भी कार्डिक मार्कर है उनकी डिटेक्शन को आप पता करते हैं, ठीक है दोस्तों, कि किसकी डेफिशिएंसी है या नहीं है, ये अपन किससे पता करते हैं, दैट इज़ फ्लो साइटोमेट्री से। बस सिंपल आप ये याद करिए, कोई भी CD मार्कर होगा, कोई भी मेम्ब्रेन प्रोटीन हो, तो उसकी डेफिशिएंसी है या नहीं है, तो अपन उससे देख सकते हैं फ्लो साइटोमेट्री से, ठीक है दोस्तों। बाकी मैं आपको एक इसका वो बताने वाला था, दैट इज़ उसका इम्यूलेटिक अपन, हाँ मैंने बता दी, माइक्रोएंजियोपैथिक का भी मैंने सब टाइप से इसके मोर्फोलॉजी आप दिखा दी। तो चलिए दोस्तों अपन इस पर MCQ कर लेते हैं कुछ, ठीक है। तो पहला MCQ क्या कह रहा है, द ओनली इम्यूलेटिक एनीमिया कॉज्ड बाय द जेनेटिक डिफेक्ट, मतलब जेनेटिक डिफेक्ट में कौन सा, मतलब जीन लेवल पर कौन सा आ रहा है, ऑटोइम्यून इम्यूलेटिक एनीमिया, माइक्रोएंजियोपैथिक इम्यूलेटिक एनीमिया, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी। तो कहने का मतलब है एक्वायर्ड आपसे जानने की कोशिश कर रहा है, दिस इज द जेनेटिक जीन लेवल पे। तो अपन ने देखा था अपना ऑटोइम्यूलेटिक एनीमिया था, माइक्रोएंजियोपैथिक एनीमिया, उसमें अपन जनरली ब्लड वेजल्स की, तो पैरोक्सिमल जो कि अपना CD5 और CD8 के लिए जो जीन लेवल पे था। तो जीन में अपना कौन सा इन्वॉल्वमेंट हो रहा था दोस्तों, दैट इज जीन में अपना पैरोक्सिमल, ठीक है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन, क्योंकि अपना पढ़ा था अपने यहाँ पर PIGA का जीन था, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट दोस्तों अपन देखें तो विच वन इज द पोटेंट इनिबिटर ऑफ C3 कन्वर्टेज दैट प्रिवेंट द स्पॉन्टेनियस एक्टिवेशन ऑफ अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे इन PNH। मतलब वो C3 कन्वर्टेज है तो उसमें कौन कौन से अपने बेस्ट पोटेंट इनिबिटर है। तो अपन ने देखा था कौन कौन सी था अपन CD विच वन इज द पोस्ट, हाँ तो CD8 अपने जो बाइंडिंग प्रोटीन था दैट इज द मोस्ट पोटेंट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें CD8 बाइंडिंग प्रोटीन उसका मोस्ट CD3 कन्वर्टर है जो कि प्रोमोट एक्टिवेशन को कॉम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर अपन देखें तो जो कि अपना क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इम्यूनो हिमोलिटिक एनीमिया, मतलब AIHA की बात कर रहा है जी। ठीक है, AIHA की एक्सक्लूडेड द फीचर, मतलब कौन सा इसके रिस्पेक्ट में गलत है। तो वॉर्म एंटीबॉडी टाइप इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इम्यूनो हिमोलिटिक एनीमिया, यस बिल्कुल सही है। टू डिफरेंट ड्रग मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द इम्यूनो हिमोलिटिक एनीमिया, एंटीजेनिक टॉलरेंस ब्रेकिंग, ये भी दो इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। आप बुक में पढ़ेंगे तो वहाँ पर दोनों के बारे में डिटेल में भी दिया है। बाकी अपन को इतना नहीं पढ़ना, अपन को नाम पता होने चाहिए कौन कौन से मैकेनिज्म, एंटीजेनिक और टॉलरेंस ब्रेकिंग। मोस्ट पॉजिटिव एंटीबॉडी ऑफ IgE क्लास लेस कॉमनली IgE एंटीबॉडी आर द कल्प्रिट। दोस्तों इसमें देखो दोनों इन्वॉल्वमेंट अपन ने पढ़े थे, तो IgA इज द मेन कल्प्रिट इसमें रहता है अपना। तो अपने इसमें जो IgG लिख रहा है दैट इज़ नॉट, इसकी जगह क्या IgA आता, और जो IgE क्लास लेस कॉमनली दैट इज़ IgG आता। तो इसमें एक मैंने थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर दिया था, इस वजह से आपको याद रहे। तो IgE इज़ द मेन कल्प्रिट। कोल्ड एग्लूटिन एंटीबॉडी समटाइम अपीयर ट्रांजिशनली बाय इन्फेक्शन सच एज माइकोप्लाज्मा निमोनिया, सेम भी तो अपन को कॉजेज अपन ने पढ़े थे, तो इसके सारे कॉजेज होंगे। तो थर्ड आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा अपना जो एक्वायर्ड क्लासिफिकेशन हिमोलिटिक एनीमिया को, उसमें अपन जनरली 3 टाइप्स पढ़े, ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, माइक्रोएंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया एंड पैरोक्सिमल नॉक्ट्यूरल हीमोग्लोबिनूरिया हिमोलिटिक एनीमिया। ठीक है दोस्तों, तो आप तीनों को अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर एक तरह से पढ़िए, उसको कैसे लिखना है वही मैंने आपको बताया, उसकी लैब डायग्नोसिस क्या है, उसके कॉजेज क्या है, उसमें क्या टेस्ट है क्या नहीं है, एक एक करके मैंने सबको आपको बताया क्या इसकी पैथोजेनेसिस। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ आर हिमोलिटिक एनीमिया। एक लास्ट वीडियो बताया जिसमें अपन हेरिडिटरी हिमोलिटिक एनीमिया को पूरा कवर करेंगे और अपना जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर का जो एक थोड़ा इसके पोर्शन था उसको अपन कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों। तब तक आप पढ़ते रहिए हिमोलिटिक एनीमिया, और आपको मेरा पढ़ाना बिल्कुल अच्छा लग रहा हो, अच्छे पसंद आ रहा हो, तो आप अपने दोस्तों के वीडियो शेयर कीजिए, मेरा चैनल शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब करके प्लीज़, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा आप मुझे भी बेनिफिट दे। ठीक है दोस्तों, बस बाकी वीडियो लेंथी हो जाएगा थोड़ा, तो चलिए अपन बाय, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।